सबसे पहले बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 60 से 62वीं परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित सैकड़ों विद्यार्थी को हम अपना बधाई अर्पित करते हैं। उन्हें उनके उज्जवल आधिकारिक भविष्य की शुभकामना प्रेषित करते हैं। बहरहाल आज हम लोग अपनी श्रृंखला को बीपीएससी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू की चर्चा करेंगे। एक राष्ट्र निर्माता के रूप में जवाहरलाल नेहरू का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारत की आज़ादी के बाद, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी के बाद भारत के निर्माण में आर्थिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, विदेश नीति के रचनाकार के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अवदानों, योगदानों पे हम विहंगम चर्चा करेंगे। ज्ञात हो कि प्रत्येक दूसरे वर्ष बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा गांधी, टैगोर और नेहरू में से एक प्रश्न अपेक्षित होता है। उसी श्रृंखला में कहा जा रहा है कि नेहरू इस वर्ष के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी नेहरू पे जिस तरीके के प्रश्न आए हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक विदेश नीति निर्माता के रूप में नेहरू का क्या योगदान रहा है। गुट निरपेक्षता की नीति लागू करने में नेहरू कितने सफल रहे थे, उसका दर्शन क्या था। बहरहाल आज हम सबसे पहले चर्चा की शुरुआत इस बात से करते हैं कि 14 नवंबर 1889 को तत्कालीन संयुक्त प्रांत के इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज हो गया है, प्रयागराज नामक शहर में पंडित मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी देवी के पुत्र के रूप में जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा भारत में हुई, जबकि उच्च अध्ययन के लिए उन्होंने कैम्ब्रिज का रुख किया। अपने कैम्ब्रिज के दिनों में ही कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के मनस्थिति में उस समय ब्रिटेन में प्रचलित एक बहुत बड़ा समाजवाद का दर्शन फेबियन सोशलिज्म, फेबियनवाद या फेबियन समाजवाद का असर, व्यापक असर नेहरू के दिलो दिमाग पे अंकित हो चुका था। और राजनीति विज्ञान, राज्य व्यवस्था के छात्र के रूप में सबको ज्ञात होता है कि प्रत्येक विचारक, प्रत्येक राष्ट्र निर्माता, प्रत्येक राजनेता अपने समय देश काल का शिशु होता है। बहरहाल अपने उच्चतर अध्ययन के बाद नेहरू जब भारत आते हैं तो उन्होंने ऐसा महसूस किया कि जिस देश की, जो भारतवर्ष, जो भारत माता का इस्तेमाल मैं यहाँ जानबूझकर इसलिए कर रहा हूँ कि अभी हाल ही में पीयूष बेवेले नामक लेखक ने एक किताब लिखी है, नेहरू सत्य और मिथ्या, और अपनी किताब में नेहरू को उद्धृत करते हुए बेवेले ने श्रेणीबद्ध ढंग से इस बात को स्थापित किया है कि नेहरू के भारत माता का अर्थ होता है इस देश का प्रत्येक मानव, प्रत्येक मनुष्य, जो किसी भी व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति भारतवर्ष की धरती पे जन्म लेता है, भारत माता से उसका सरोकार होता है। तो नेहरू जब कभी भारत, इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो उनका अभिप्राय आज़ादी के समय, तत्कालीन समय में 36 करोड़ विद्यमान आबादी से था। बहरहाल नेहरू जब अपना अध्ययन करके एक बैरिस्टर के रूप में इंडिया लौटते हैं तो नेहरू ने देश की स्थिति को भांपते हुए पाया कि जिस देश की आज़ादी जंजीरों से बंधी हुई हो, वहाँ उस देश में उन्होंने वकालत की बजाय किसानों की आवाज़ बनकर किसान नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने की काम की। समय देश काल के साथ वर्ष 1929 में पहली बार कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता का प्रभार पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया और अपने उसी अध्यक्षीय भाषण में 26 जनवरी 1930 को लाहौर में आयोजित सत्र में पंडित नेहरू ने रावी नदी के किनारे अपने उद्बोधन में कहा था कि हम पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हैं।
मतलब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जिस स्वराज की अलख जगाई थी, पंडित नेहरू का लाहौर अधिवेशन में दिया गया, कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते से दिया गया अभिभाषण में पहली बार भारत के लिए पूर्ण स्वराज की कामना की गई, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और यह ज्ञात तथ्य है कि 26 जनवरी 1930 के बाद हम भारतवर्ष के लोग प्रत्येक वर्ष उस तिथि को स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। यद्यपि हमें स्वतंत्रता 15 अगस्त 47 को प्राप्त हुई, इसीलिए हमने एक धरोहर के रूप में 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस बनाने का निर्णय लिया था। बावजूद इसके कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन हमने 2 महीना के बाद उसे पूर्ण रूप से लागू किया। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, यह ज्ञात तथ्य है। और उसी दिन संविधान के 15+1 अर्थात कुल 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। 16 अनुच्छेद इसीलिए कि 16वां अनुच्छेद है आर्टिकल 394, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि संविधान के कुछ अनुच्छेदों को समय से पूर्व भी लागू किया जा सकता है। इसके बाद नेहरू की सबसे बड़ी भूमिका आती है जब 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने अपने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में एक योजना समिति का गठन किया था। एक पहली बार देश के इतिहास में एक प्लानिंग बोर्ड का गठन किया गया था और उस प्लानिंग बोर्ड की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपी गई थी। और वही प्लानिंग बोर्ड आज़ादी के बाद स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में प्लानिंग कमीशन का रूप लेता है। 15 मार्च 1950 को इस देश में योजना आयोग का गठन होता है। इस देश के आर्थिक मॉडल के रूप में पंचवर्षीय योजना को अंगीकृत किया जाता है, जिसका दर्शन होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि हेराल्ड डोवर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, ट्रिकल डाउन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार 1938 में नेशनल प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन समय में व्याप्त तमाम आर्थिक व्यवस्थाओं में से प्लान्ड इकोनॉमी को सबसे बड़ा वरीयता दिया था। बहरहाल जो आज़ादी का समय नज़दीक आता गया, संविधान सभा का गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 11 दिसंबर 46 को राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया, जबकि 13 दिसंबर 1946 को एक मील के पत्थर के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम प्रधानमंत्री की हैसियत से संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखने का कार्य किया था। जो उद्देश्य प्रस्ताव काफ़ी विमर्श के बाद 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हो गया। और माना जाता है कि क्योंकि हमें पता है कि भारत के संविधान में संविधान का लगभग 3/4 हिस्सा 75% हिस्सा जो है वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। शेष भारत का संविधान कैसा होगा उसकी रूपरेखा पंडित नेहरू द्वारा दी गई उद्देश्य प्रस्ताव में सामने आती है। ज्ञात हो कि जब यह सुनिश्चित हो चुका था कि अब भारत को आज़ादी मिलने वाली है, तो 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को डोमिनियन स्टेट ऑफ इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष का पद दिया गया था, जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री के समतुल्य हुआ करता था। अब प्रश्न है कि अध्यक्ष कौन था, तो स्वाभाविक रूप से चूंकि हम उपनिवेश थे, उस समय का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन लॉर्ड माउंटबेटन भारत शासन का अध्यक्ष था, हेड ऑफ द स्टेट था, जबकि पंडित नेहरू हेड ऑफ द गवर्नमेंट थे। ऐसे में संविधान सभा की बैठक जारी रही। तो संविधान सभा की बैठक 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के उपरांत हमारा एक संविधान तैयार होता है। और इसी दरमियान हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद घोषित किया जाता है। और इस शुभ अवसर पे बोलते हुए 14 अगस्त
की मध्य रात्रि में पंडित नेहरू ने एक कालजयी भाषण देने का काम किया था। संसद के केंद्रीय कक्ष में दिया गया यह भाषण ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है, नियति के साथ साक्षात्कार। अपने इस उद्बोधन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जब सारी दुनिया सो रही है तो हम भारतवासी मध्य रात्रि में नियति के साथ साक्षात्कार कर रहे हैं। और इस आज़ादी का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि हमारे देश में यूनियन जैक के जगह पे तिरंगा की स्थापना करना, बल्कि उन्होंने सपना देखा था। और वह सपना क्या था? नेहरू के शब्दों में, हम चाहते हैं कि हमारी सदी के महानतम व्यक्ति महात्मा गांधी के सपनों का भारत का निर्माण करें। और महात्मा गांधी का सपना क्या था? तो अंतिम आदमी के आंखों के आंसू को पोंछना। पंडित नेहरू ने इसी बात को साक्ष्य मानकर, इसी बात को ध्येय मानकर कि इस देश में प्रत्येक व्यक्ति के आंख के आंसू को पोंछना हमारा उद्देश्य है, इस देश की आज़ादी की सवेरा मनाने का ऐलान किया था। गांधी जी ने अपने प्रख्यात जंतर में भी कहा है कि जब कभी आपको संदेह हो कि आप जो कार्य करने जा रहे हैं वह अनुकूल है या नहीं है, तो सबसे पहले उस सबसे गरीब व्यक्ति को याद कीजिए, उस सबसे दीनहीन व्यक्ति को याद कीजिए जिसको आपने देखा हो। आपका सारा भ्रम दूर हो जाएगा। कालांतर में गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर प्रख्यात विचारक जॉन रॉल्स ने विल ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत दिया। बहरहाल देश की आज़ादी के समय सबसे बड़ा मूल्य था इस देश में शासन का व्यवस्था क्या हो। शासन, शासक, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट चुनने की प्रक्रिया क्या हो। नेहरू, जिनका शिक्षा दीक्षा ब्रिटेन में हुआ था, और वह ब्रिटेन दुनिया में लोकतंत्र की जननी कही जाती है, संसदीय सरकार की माता कही जाती है, वेस्टमिनिस्टर शासन प्रणाली कही जाती है, तो नेहरू के दिमाग में कहीं ना कहीं सीडी वंश का वह कथन था जो कहता है लोकतंत्र भले ही दुनिया की सबसे खराब शासन व्यवस्था हो सकती है, लेकिन दुनिया की बाकी शासन व्यवस्था के बारे में कल्पना करना भी अस्वीकार्य है। तो पंडित नेहरू ने एक नीति के तौर पर तय किया कि इस देश में संसदीय सरकार होगी जो लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित होगी, और निर्वाचन की प्रक्रिया के रूप में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली अपनाई जाएगी। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट से अभिप्राय यह होता है कि हम जब मतदान करने जाते हैं अपने सांसद और विधायकों के निर्वाचन करने के लिए, तो ज्ञात हो कि हमारे देश में संसद के 2 सदनों में से निचली सदन लोकसभा है जिसमें 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं, 2 सदस्य एंग्लो इंडियंस हैं। इनके लिए नियम है कि चुनाव के समय जिस प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र देश के लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को 543 हिस्सों में बांटा गया है, और प्रत्येक का एक प्रतिनिधि होता है जिसके बहुमत दल का नेता भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो जब हम एक सांसद के लिए वोट करने जाते हैं, सांसद के निर्वाचन के लिए वोट करने जाते हैं, तो वहाँ यह नियम है कि जिस किसी प्रत्याशी को सर्वाधिक मत मिल जाएगा, प्राप्त हो जाता है, वह प्रत्याशी सांसद और विधायक के पद पे निर्वाचित हो जाता है। उसके लिए 50%, 50% से अधिक मत लाना अनिवार्य नहीं है। यही व्यवस्था फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कहलाती है। तो पंडित नेहरू ने शासन के रूप में लोकतंत्र को अंगीकार किया, जबकि भारत को एक गणराज्य बनाया गया। और गणराज्य का मतलब होता है वह देश जिसका हेड ऑफ द स्टेट, जिसका राष्ट्रपति निर्वाचित हो। और राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए हमारी संविधान सभा ने तय किया कि हम एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा अपने हेड ऑफ द स्टेट का चयन करेंगे। अब प्रश्न आता है कि हमने तय कर लिया कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था संसदीय होगी, लोकतांत्रिक होगी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के सिस्टम पर आधारित होगी, और आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी। तो ऐसे में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के आज़ादी के समय दुनिया में
द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो चुका था और विश्व एक तरह से दो गुटों में बंट चुका था। पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व में और दूसरा सोवियत गणराज्य रूस के नेतृत्व में साम्यवादी व्यवस्था ने अंगीकार कर लिया था और इन दो गुटों ने वर्चस्व की लड़ाई के तहत दुनिया के बाकी और 9 स्वतंत्र देशों को कहीं ना कहीं अपने आधिपत्य में, अपने वैचारिक रूप से अपने साथ रखने के लिए जोर शोर आजमाइश कर दिया था। उन्हीं दिनों अमेरिका का विद्वान बर्नार्ड बारूच कहता है कि दुनिया में एक नए प्रकार का युद्ध शुरू हो गया है और यह युद्ध है कोल्ड वार, शीत युद्ध। एक ऐसा युद्ध जो कोल्ड है। बाद में वाल्टर लिपमैन ने इस अवधारणा को आगे बढ़ाया। अब भारत जैसे स्वतंत्र देश के लिए यह बड़ा चुनौती था कि वह किस विकल्प को चुने। एक तरफ कुआं था, दूसरी तरफ खाई थी। ऐसे में भारत ने तय किया कि वह गुटों से अलग हटकर राजनीति करेगा। मतलब न वह पूंजीवादी अमेरिका के पाले में जाएगा, न वह साम्यवादी रसिया के आवरण में जाएगा। और ऐसे में भारत ने तय किया कि वह अपने अर्थव्यवस्था के रूप में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाएगा, मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाएगा। ज्ञात हो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देने का श्रेय दुनिया में वेल्थ ऑफ नेशंस जो किताब है उसको जाता है, जबकि कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित किताब दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को दुनिया में साम्यवादी व्यवस्था का अंगीकार माना जाता है। ऐसे में भारत ने तय किया कि उसे इन दोनों गुटों में से किसी की राजनीति नहीं करनी है और भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अंगीकार करने का काम किया, लाने का काम किया। और इसके लिए उसने तय किया कि वह प्लान्ड इकोनॉमी को बढ़ावा देगा, नीतिगत नियोजित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। और उसके लिए उसी आलोक में 15 मार्च 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। निर्वाचन आयोग के गठन में तमाम अर्थशास्त्रियों जैसे कि तरलोक सिंह, पीताम्बर, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, तमाम लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। और प्लानिंग कमीशन का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्लानिंग कमीशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, प्लानिंग कमीशन तो एक साध्य था, उसके साधन के रूप में 5 ईयर प्लान, 5 वर्षीय योजना के तहत भारत के राष्ट्र का निर्माण करने के लिए नीति बनाना मुकर्रर किया गया। ठीक उसी समय ज्ञात हो कि हमने न सिर्फ आर्थिक स्तर पे जबकि राजनयिक स्तर पे भी यह तय किया था कि हम दुनिया के गुटों से अलग राजनीति करेंगे। और ऐसे में हमने तय किया कि हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करेंगे, जो गुटों की अलग राजनीति होगी। और यह था, इसके साथ साथ हमने पंचशील एशिया अफ्रीका रिलेशनशिप पे आगे बढ़ने का काम करने का काम किया। दिमाग में गांधी का ग्राम स्वराज और स्थानीय स्वशासन भी चल रहा था। ज्ञात हो कि गांधी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य के रूप में कहा था गांव का शासन, स्वशासन, अपना शासन खुद करना। इसी आलोक में गांधी के शहादत के 2 वर्ष के उपरांत 2 अक्टूबर 1952 को प्रधानमंत्री नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बुनियाद रखी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके तहत इसका यह उद्देश्य था कि लोगों में समुदाय की भावना का विकास हो, लोगों में सहकारिता का भावना के विकास हो, लोगों में आपसी सहयोग की भावना का विकास हो, ताकि जिस शिद्दत के साथ भारत के 36 करोड़ लोगों ने ब्रिटानी हुकूमत को भारत से विदा किया था, उसी शिद्दत के साथ अब राष्ट्र के निर्माण में नए सिरे से राष्ट्र को सजने और संवारने का काम
करने के लिए की भावना के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की रूपरेखा रखी गई। और इस कार्यक्रम की रूपरेखा भारत की राजधानी दिल्ली से सटे अलीपुर नामक गांव में रखी गई थी। प्रधानमंत्री ने अपने उस पहल के माध्यम से इस देश में पंचायती राज की अवधारणा की बुनियाद रख दी थी। यद्यपि आधिकारिक रूप से बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर पंचायती राज की आधिकारिक घोषणा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से की गई थी। अर्थात सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लागू होने के 7 साल के बाद इस देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज कार्यक्रम की बुनियाद रखी गई थी। पहला स्तर ग्राम पंचायत, मध्यवर्गीय स्तर प्रखंड पंचायत और जिला स्तर पे जिला पंचायत, जिला परिषद। इस प्रकार से यह सुनिश्चित किया गया था कि भारत के लोगों को शासन खुद के हाथों करने दिया जाए। स्थानीय पंचायत एक महत्वपूर्ण परिच्छेद है जिस पे बारंबार प्रश्न आते हैं। और उस समय प्रधानमंत्री नेहरू से जब लोगों ने आपत्ति दर्ज की थी, ब्यूरोक्रेट्स ने आपत्ति दर्ज की थी कि देश के लोग उतने सबल सामर्थ्य अभी नहीं हैं कि वे अपना शासन खुद कर सके, पंडित नेहरू ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह देश उनका है, उन्हें अपना शासन खुद करने दिया जाए। कुछ गलत करेंगे, कुछ सही करेंगे, एक स्थिति ऐसी आएगी कि वे अपना शासन खुद तय करना शुरू कर देंगे। आज 60 साल बाद भारत में पंचायती राज की सफलता इस बात का परिणाम है कि देश में 32 लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधि द्वारा सकुशल रूप से न सिर्फ स्थानीय निकाय ग्रामीण स्तर पे अपितु स्थानीय निकाय शहरी स्तर पे 73वें और 74वें संविधान संशोधन के आलोक में सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। और इससे ही बड़ा सौभाग्य यह है कि इन 32 लाख से अधिक जनप्रतिनिधियों में से आधी आबादी महिलाओं की है। बहरहाल अब प्रश्न है कि नेहरू ने पंचायत राज की स्थापना कर दी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू कर दिए। अब उनके दिमाग में था कि इनके बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए और उस मैकेनिज्म के रूप में उन्होंने प्रखंड को चुनने का काम किया। उसका मेरुदंड ब्लॉक को बनाया गया और ब्लॉक की देखभाल के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO, बहुत सारे BPSC प्रतिस्पर्धी BDO के रूप में चयनित भी होते हैं, आप लोग भी होंगे। ऐसे में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को भारत में विकास के सबसे निचली कड़ी के रूप में एक रीढ़ की हड्डी के रूप में गठित करने का काम किया गया। पूरे देश को प्रखंडवार विभाजित किया गया। बिहार में 534 प्रखंड है और जिस प्रकार शीर्ष पे प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई, उसी प्रकार स्थानीय स्तर पे कम्युनिकेशन के लिए, समन्वय के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की नींव रखी गई। और नेहरू ने तय किया कि इस देश में बड़े बड़े उद्योग कारखाने लगाए जाएंगे, बड़े बड़े लौह और स्टील प्लांट लगाए जाएंगे, बड़े बड़े डैम्स का निर्माण किए जाएंगे। और इसके पीछे उनकी धारणा थी विकास का मॉडल ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी, इस थ्योरी के निर्माण में रूस के अर्थशास्त्री साइमन पी कुडनेज की बहुत बड़ी भूमिका थी। और इसका दर्शन यह था कि जब देश में बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े प्लांट्स, बड़े बड़े डैम्स निर्मित हो जाएंगे तो उससे जो रोजगार सृजित होगी, उससे निचले स्तर पे लोगों के पास परचेजिंग पावर पैरिटी की कैपेसिटी का विकास होगा, लोगों की क्रय शक्ति का विकास होगा। प्रधानमंत्री नेहरू ने भाखरा नांगल डैम के शिलान्यास के समय कहा भी था, ए बड़े बड़े बांध, ए बड़े बड़े डैम्स, ए बड़े बड़े कॉरपोरेशंस देश के आधुनिक भारत के मंदिर और मस्जिद हैं।
जहां लोग इबादत करेंगे, और वह इबादत होगी कर्म ही पूजा है, कर्म की इबादत करेंगे, और उस बुनियाद पे नए भारत के निर्माण की तमाम पृष्ठभूमि तैयार की जाएगी। यही कारण है और इस विकास का, इस मॉडल को, अर्थव्यवस्था के इस मॉडल को हेराल्ड डोबर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रश्न है कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय दुनिया के लगभग 40 देशों को आज़ादी प्राप्त हुई। एशिया अफ्रीका के लगभग 40 देश यूरोप के विभिन्न देशों के उपनिवेश के रूप में शासित थे, और जब ये देश आज़ाद हुए तो सारे के मन में, सभी देशों के मन में एक विशेष प्रकार की आशंका थी, एक विशेष प्रकार की अपयश होने का भय था, क्योंकि लगभग 200 वर्षों की गुलामी के उपरांत आज़ादी पाने के बाद राष्ट्र इस स्थिति में नहीं थे कि वे अपने लिए समुचित मार्ग का सहूलियत पूर्वक चयन कर सके। ज्ञात हो कि उपनिवेशवाद के खत्म होने के ठीक बाद घाना के तत्कालीन राष्ट्रपति क्वामे नक्रुमा ने न्यू कॉलोनियलिज्म शब्द का इस्तेमाल कर दिया था। उनका कहना था कि ये देश, एशिया और अफ्रीका के देश आज़ाद तो हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से आज़ाद हो रहे हैं, इनके झंडे बदल दिए जा रहे हैं, लेकिन शासन का अधिकार इन देशों को पूर्ण रूप से हासिल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नेहरू ने एशिया और अफ्रीका के देशों के साथ मिलकर एक नए प्रकार की गुटों से अलग हटकर, शीत युद्ध के गुटों से अलग हटकर एक स्वतंत्र संगठन बनाने का निर्णय लिया, और वह संस्था नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। यद्यपि औपचारिक रूप से इसका गठन बेल्जियम की राजधानी यूगोस्लाविया के शहर बेलग्रेड में हुआ था, 1961 में हुआ था। नैम की पहली बैठक भी वहीं हुई थी। तथापि नैम की स्थापना की बुनियाद वर्ष 1955 में इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में रख दी गई थी। उससे पहले ज्ञात तथ्य है कि 1947 में दिल्ली में, मार्च 1947 में दिल्ली में एशिया अफ्रीकन रिलेशनशिप्स नामक संस्था की बैठक हुई थी। नैम की स्थापना में 5 अहम शक्तियां, 5 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की अहम भूमिका थी। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू, मिस्र के कर्नल नासिर, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, घाना के क्वामे नक्रुमा और इंडोनेशिया के सुकर्नो। इन पांचों राष्ट्रों ने मिलकर उस समय की 2 मजबूत शक्तियों के सामने खड़ी चुनौती पेश करने का काम किया था, जिनका उद्देश्य तटस्थ रहकर अपने लिए, अपनी भलाई के लिए दोनों गुटों का समय समय पे लाभ लेने के उद्देश्य से किया गया था। आज भी गुट निरपेक्ष आंदोलन कहीं न कहीं नेहरू की स्वतंत्र विदेश नीति का एहसास दिलाता है। यद्यपि 25 सितंबर 1990 को यूएसएसआर का विघटन होता है। तत्कालीन यूएसएसआर राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने शीत युद्ध के अघोषित खत्म होने की घोषणा की, लेकिन आज भी नैम एक आंदोलन के रूप में गरीबी के खिलाफ राष्ट्रीय एकता सद्भाव के तहत एक आंदोलन के रूप में विद्यमान है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, जिसके पास 118 से अधिक देशों की सदस्यता उपलब्ध है। नेहरू की विदेश नीति का दूसरा महत्वपूर्ण अवयव था पंचशील। ज्ञात हो कि तत्कालीन चीन की राजधानी पेकिंग में अप्रैल 1954 में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री झाओ एनलाई के बीच एक समझौता होता है। उसमें विदेश नीति के कुशल संचालन के लिए 5 तत्वों की बात की जाती है। आपसी सहयोग, आपसी सह अस्तित्व, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप की नीति, एक दूसरे के मुद्दों पर
से तटस्थ रहना और एक अच्छे पड़ोसी के तहत आपसी सहयोग की भावना को अंगीकार करना। इस प्रकार यह नीति, पंचशील की नीति, यद्यपि चीन के साथ, भारत चीन के साथ शुरू हुई थी, लेकिन कालांतर में भारत ने उसे अपनी विदेश नीति का बुनियाद मान लिया और भारत की विदेश नीति कूटनिरपेक्षता और पंचशील के तहत आगे बढ़ते हुए वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को अपनाते हुए आगे बढ़ने में चरैवती सिद्धांत को अपनाने का काम किया था। लेकिन नेहरू बहुत सतर्क थे, नेहरू बहुत अलर्ट थे। नेहरू ने 1952 का चुनाव जीता, 1957 का चुनाव जीता और 1962 का चुनाव भी, आम चुनाव भी नेहरू की मार्गदर्शन, नेहरू के नेतृत्व में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुई। नेहरू ने समय देश काल के साथ भांप लिया था कि जिस मूल्य के साथ राष्ट्र के लोगों ने, संविधान निर्माताओं ने देश को आज़ाद कराने का काम किया था, कालांतर में उसका क्षय होता जा रहा है। कालांतर में लोग राष्ट्र के प्रति अपनी जिज्ञासा, अपना समर्पण दिखलाने के बजाय वे एकलवादी होते जा रहे हैं। और ऐसे में नेहरू ने राष्ट्र के सामने उद्घोषणा किया, राष्ट्र के सामने अभिभाषण दिया और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हम इस दिन के लिए आज़ाद नहीं हुए थे कि हमें इस बात को याद दिलानी पड़े कि हमारा काम क्या करना है और क्या नहीं करना है। और ऐसे में अक्टूबर 1961 में नेहरू ने राष्ट्र की एकता, अखंडता के रक्षार्थ NIC, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, राष्ट्रीय एकता परिषद के निर्माण की बात की। और राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्देश्य था कि राष्ट्र के लोगों के, राष्ट्र के जनमानस के बीच एक संदेश जाए कि जिस एकता के साथ, जिस निष्ठा, समर्पण, आदर्श मूल्यों के साथ हमने भारत को उसकी गुलामी से मुक्त कराया था, उसी शिद्दत के साथ राष्ट्र के विकास को अंगीकार किया जाए। और इसी समय नेहरू ने सहकारिता की भावना, कोऑपरेटिव सिस्टम को अंगीकार करने का सलाह दिया था। प्रख्यात पाश्चात्य चिंतक मायरन वीनर, पॉल ब्रास जैसे लोगों ने अपने अध्ययन में, यहाँ तक कि राग दरबारी के श्रीलाल शुक्ल ने भी व्यंग्यात्मक रूप से भारत की प्रगति को, भारत में सहकारिता की स्थिति को, भारत में पंचायती राज की सफलता को दर्शाने का काम किया था। तो ऐसे में सहकारिता नेहरू का उद्देश्य था कि एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़े। मतलब जो कार्य कम्युनिस्ट सिस्टम में, कम्युनिज्म के द्वारा होता है, उसका बेहतर और परिष्कृत रूप सहकारिता के बारे में देखने को मिला था। और नेहरू ने अपने जीते जी प्रयास किया कि लोगों के बीच आपसी सद्भाव, जो कि न सिर्फ राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दे पे हो, जबकि वह कृषि एवं कृषि से जुड़ी अन्य चीज़ों पे। और आज गर्व के साथ कहा जा सकता है कि संविधान के 97वां संशोधन द्वारा 97th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोऑपरेटिव को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। सहकारिता की व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दिया गया है। प्रत्येक पंचायतों में प्रत्येक 5 वर्ष के बाद इसका चुनाव कराना आवश्यक कर दिया गया है। संविधान में एक भाग जोड़ा गया है, भाग 9B, और भाग 9B स्पष्ट रूप से सहकारिता से जुड़े हुए प्रावधानों की बात करता है। ऐसे में नेहरू का दृष्टिकोण, चाहे वह स्वतंत्रता सेनानी के रूप में रहे हो
आज़ादी से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में रहे हो, अंतरिम शासन के उपाध्यक्ष के रूप में रहा हो, या फिर एक आर्थिक नियोजक के रूप में रहा हो। और आर्थिक नियोजन की जो बात करते हैं तो नेहरू के आर्थिक नियोजन में प्रशांत चंद्र महालनोबिस की बहुत बड़ी भूमिका थी। कहा तो यह जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आर्किटेक्ट अगर कोई था तो वह प्रशांत चंद्र महालनोबिस था, जिसने बड़े बड़े उद्योगों के मार्फत से, बड़े बड़े प्लांटेशंस के माध्यम से देश में एक देश के आवश्यकता के लिए बुनियादी चीज़ों को स्थापित करने का काम किया था। उन्हीं प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जन्म जयंती को हम लोग प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। ज्ञात हो कि उन्होंने ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना वर्ष 1930 में कोलकाता में की थी। अभी कोलकाता, तत्कालीन कोलकाता में ISI द्वारा एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया जाता है जिसका नाम है सांख्य। अब प्रश्न है कि नेहरू जैसा व्यक्ति, प्रश्न हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में यह आता है कि एक आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में पंडित नेहरू का वर्णन कीजिए, समीक्षा कीजिए, वाद प्रतिवाद कीजिए या फिर निबंध लिखिए। ऐसे में स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नेहरू ने एक समेकित रूप से समावेशी और इंक्लूसिव नीयत दर्शन आइडिया के साथ संविधान हो या संविधान के बाहर हो, संविधान लागू करने में हो, संविधान के दर्शन को गढ़ने में हो, यह सुनिश्चित करने का काम किया कि सबसे पहले इस देश के सभी लोगों को, सभी 36 करोड़ लोगों को समभाव से, यद्यपि समानता लाना मुश्किल होता है, ऐसे में समभाव से उन्हें उनके अधिकारों को, उन्हें उनको कर्तव्यों को निभाना पड़े। नेहरू के बारे में जब आती है तो अक्सर कहा जाता है कि भारत चीन युद्ध, जी हाँ, 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने भारत के आंख में धूल झोंकते हुए पंडित नेहरू के पंचशील के आदर्शों को धता बताते हुए भारत के आत्मा पे हमला करने का काम किया था। और ऐसे में वह पंडित नेहरू के जीवन की एक असफलता मानी जाती है। और कहा तो यह जाता है कि चाइना ने विदेश नीति के मानदंड को उल्लंघन किया था, उन्होंने विश्वासघात किया था। कालांतर में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विद्वानों ने व्याख्या किया या विश्लेषण किया कि चाइना के भारत पे आक्रमण करने के पीछे उद्देश्य यह नहीं था कि वह भारत के भूभाग को अपने अंतर्गत अधिग्रहित कर ले, अपितु चाइना 1961 में नैम की स्थापना के बाद विश्व पटल पे नेहरू के उभरते चेहरों के सामने इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में आते हुए अपने आप को, अपनी स्थिति को कमज़ोर पाते हुए देखकर नेहरू के अंतर्राष्ट्रीय कद को छोटा करने के लिए, भारत को उसकी लाचारी दिखाते हुए, भारत को एहसास कराने के लिए कि आप सैन्य रूप से हमसे कमज़ोर है, उन्होंने भारत पे हमला करने का काम किया। लेकिन प्रश्न है, जैसा कि प्रख्यात अमेरिकी विद्वान हेलेन केलर कहती है, जिस राष्ट्र, जिस व्यक्ति, जिस समाज की क्षमता हवा में गोता लगाने की हो, ऐसी संस्थानें जमीन पर रेंगना पसंद नहीं कर सकती है। और ऐसे में भारत ने 1962 में चीन से अपदस्थ होने के बाद एक नए सिरे से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। बाकी सब इतिहास है। नेहरू के जाने के बाद भी नेहरू द्वारा छोड़ी गई विरासत का ही नतीजा था कि 1961, 1971 और 1999 में भारत ने लगातार 3 बार पाकिस्तान को हराने का कार्य किया था। नेहरू कहा करते थे कि हम शांति के पुजारी हैं, लेकिन अस्थायी शांति चाहते हो तो
हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता है। और उस आलोक में आज भारत की सैन्य शक्ति, रक्षा शक्ति, परमाणु शक्ति इस बात का कहीं ना कहीं इस्तकबाल करती है कि पंडित नेहरू ने अपने प्रख्यात वैज्ञानिकों होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई को जो सलाह दिया था कि आप फिजिक्स का काम कीजिए, मैं पॉलिटिक्स का काम करूंगा, वह इस बात का प्रमाण है कि दोनों ने समानांतर रूप से आगे बढ़ने का काम किया। इसके अलावा भारत के इतिहास में, आधुनिक भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री नेहरू का सबसे महान योगदान था एक संस्था निर्माता के रूप में। प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र की रक्षार्थ, लोकतंत्र की बुनियाद को सशक्त करने के लिए चुनाव आयोग, अर्थव्यवस्था के लिए प्लानिंग कमीशन, देश में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस के क्षेत्र में इसरो और DRDO, साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अकादमी, संगीत कला अकादमी, रविंद्र भवन का निर्माण किया। साथ ही बच्चों के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट का गठन किया और शायद इसीलिए उन्हें यह देश चाचा नेहरू के रूप में जानती है। प्रश्न है कि नेहरू को पता था, क्योंकि जैसा कि अमेरिका का दार्शनिक थॉमस जेफरसन कहता है, एक राजनेता अगला चुनाव देखता है, जबकि एक राष्ट्र निर्माता अगली पीढ़ी को देखता है। और नेहरू के मन में अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से इतिहास के छात्र के रूप में नेहरू ने अपने द्वारा लिखी गई 3 महान किताबों, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड और माई ऑटोबायोग्राफी में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इतिहास का मतलब होता है कि इतिहास में की गई गलतियों से हम सबक ले और आने वाले समय में उन गलतियों को न दोहराया जाए। इस बात की ताकीद रखते हुए नेहरू ने साहित्य, कला, विज्ञान, अर्थशास्त्र अर्थात देश के चहुमुखी विकास के लिए चारों ओर नई नई संस्थाओं का न सिर्फ निर्माण किया, बल्कि उन्हें उनके कार्य संचालन के लिए पूरी की पूरी स्वतंत्रता प्रदान की गई, क्योंकि उनका दर्शन कहीं न कहीं विधि के शासन में था। और विधि का शासन कहता है, द हाई यू आर द लॉ इज ऑलवेज हायर देन यू। आप कितने ही बड़े क्यों ना हो, विधि आपसे हमेशा बड़ा होता है। विधि शाश्वत होता है, विधि शासकों का शासक होता है। आखिर वह विधि ही है जो तय करता है कि शासक कौन होगा, शासक कैसे होगा। इस प्रकार अपने तमाम योगदानों के मद्देनजर नेहरू की सफलता और असफलता इस बात से आंकी जा सकती है, जैसा कि भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 24 नवंबर 1949 के अपने अभिभाषण में संविधान सभा में कहा था कि मुझे नहीं पता कि इस देश का संविधान कैसा है या इस देश का संविधान आने वाले समय में कितना प्रस्फुलित और प्रस्फुटित होगा, लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि हम कितना भी सुंदर संविधान क्यों न बना दिए हों, लेकिन अगर उस संविधान को लागू करने वाले भविष्य में दूरदृष्टा लोग नहीं हुए तो यह संविधान कागज का पुतला बनकर रह जाएगा। साथ ही अंबेडकर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा था, इसके विपरीत हमने कैसा भी खराब संविधान बनाया हो, लेकिन अगर उसे लागू करने वाले अच्छे हुए, दूरदृष्टा हुए, राजमर्मज्ञ हुए, तो वे उस संविधान की बुराइयों को छांटकर अच्छाइयों को समावेश कर लेंगे। और हमारे राष्ट्र निर्माताओं के मन में यह तनिक भी संदेह नहीं था कि हर देश काल के अनुसार समस्याएं, परिस्थितियां नए तरीके से आती रहती है। और यह महान संयोग है कि जिन महान विद्वान संविधानविदों ने इस देश के संविधान का निर्माण किया था, 12 अनुसूचियां, तत्कालीन समय में 8 अनुसूचियां, 22 भाग, 395 अनुच्छेद बनाने का काम किया था,
उन संविधान निर्माताओं ने ही देश में पहला संविधान संशोधन भी वर्ष 1951 में किया था और उसके तहत संविधान में 9वीं अनुसूची का गठन किया गया था। उसका उद्देश्य था कि देश के लोगों को मूलभूत अधिकार के रूप में जो संपत्ति का अधिकार था दिया गया था, उसकी रक्षा करते हुए देश के विकास को आगे कैसे गति प्रदान की जा सके। बहरहाल हम अपने निष्कर्ष के रूप में, हम अपने अंतिम चरण में इस बात पे आते हैं। आजकल सुनने में आता होगा, प्रायः आता है, खबरों में रहता है, ट्रिपल तलाक, यूनिवर्म सिविल कोड, समान आचार संहिता, जिसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 44 में किया गया है, अनुच्छेद 44 में किया गया है। पंडित नेहरू ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की उस समय की प्रख्यात पत्रकार टानिया सीजिंग को एक साक्षात्कार दिया था और अपने साक्षात्कार में के दौरान जब टानिया सीजिंग ने नेहरू से पूछा था कि पंडित जी आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो पंडित नेहरू ने कहा था कि मुझे इस बात का गर्व है कि मैं अपने देश की हिंदू बहनों को वह अधिकार देने में सफल रहा जो हमारे हिंदू भाइयों को मिलता है, जो हमारे हिंदू भाइयों को प्राप्त है। अगला प्रश्न के रूप में जब टानिया सीजिंग ने पूछा था पंडित जी आपके जीवन की सबसे बड़ी असफलता क्या है, तो पंडित जी ने बड़े मर्माहत होते हुए कहा था कि मुझे इस बात का अफसोस है कि जो काम, जो अधिकार मैं अपनी हिंदू बहनों को देने में सफल हो सका, वही अधिकार मैं अपनी मुस्लिम बहनों को जीते जी दिलाने में सफल नहीं हो सका। उनका उद्देश्य था हिंदू कोड बिल, हिंदू मैरिज बिल, हिंदू उत्तराधिकार और पुत्राधिकार के कानून के तहत जो अधिकार हिंदू समाज में दे दिया गया था, वह अधिकार मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम अधिक महिलाओं को समय से न दिया जा सका। और इसके पीछे भी नेहरू का वैज्ञानिक दर्शन था। उनका कहना था कि जिस देश में जिस संप्रदाय, जिस धर्म की लोगों की आबादी कम हो, जो अल्पसंख्यक हो, समाज में सुधार का, उनके क्षेत्र में, उनके धर्म में सुधार की पहल उनके अंदर से आनी चाहिए। और इसी के मद्देनज़र नेहरू ने कहा कि मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं वह सब काम करने में सफल नहीं रह सका जो मुझे करना चाहिए था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में पंडित नेहरू कितने सफल रहे, कितने सफल न रहे, यह आने वाले समय में मूल्यांकन का विषय हो सकता है, होता रहा है। लेकिन तमाम उदाहरण, तमाम साक्ष्य, तमाम विकास की रूपरेखा, तमाम संवैधानिक संस्थाओं का सकुशल संचालन इस बात का प्रमाण है, इस बात को इंगित करता है कि नेहरू ने संस्थाओं के निर्माण में, न सिर्फ निर्माण में बल्कि सकुशल संचालन में महती भूमिका का निर्वहन किया। एक मील का पत्थर गाड़ने का काम किया और उसी बुनियाद पे नेहरू के अवसान के लगभग आधी सदी के बाद भी यह देश सतत रूप से लोकतांत्रिक तरीके से नियति को साक्षी मानते हुए भारतीय राष्ट्रध्वज, भारतीय राष्ट्रगान को समर्पित होते हुए आर्थिक नियोजन की रफ्तार को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि ज्ञात है कि हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को समय के साथ परिवर्तित करते हुए वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वर्ष 1991 में विक्टर ह्यूगो के कथन, जब जिस विचारधारा के लागू होने का समय आ जाता है उसे लागू होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रह सकती है, उसके आलोक में हमने लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण की अवधारणा को अंगीकार कर लिया है। लेकिन आज भी उद्देश्य वही है और उद्देश्य है इस सदी की, विगत सदी के सबसे बड़े नायक
महात्मा गांधी के सपनों का भारत और सपनों का भारत है अंतिम व्यक्ति की आंखों के आंसू को पोंछने का काम करना को साकार किया था। उसके साथ साथ आर्थिक नियोजन, पंचायती राज, ट्रिकल डाउन थ्योरी, दामोदर वैली कॉरपोरेशंस, स्टील प्लांट्स, खाद के कारखाने, लोहे के कारखाने, रेलवे का विस्तार, विदेश नीति की सफलता, पंचायती राज, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना जैसे तमाम जो नेहरू द्वारा कार्य किया गया था, जो उत्तरदायित्व का निर्वहन किया था, वह इस बात का प्रमाण है कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा में विश्वास करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग भवेश की नीति को अपनाता है। अर्थात हमारा उद्देश्य है कि सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो, सभी निरोग हो, इस देश में रहने वाले सभी का कल्याण हो। नेहरू के जीवन में कहीं ना कहीं यजुर्वेद के उस पंक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सब साथ मिलकर बोए, साथ मिलकर खाएं और साथ मिलकर राष्ट्र का निर्माण करें। इन्हीं अवधारणाओं के साथ पंडित नेहरू से जुड़े हुए तमाम प्रश्नों का उत्तर इस व्याख्यान से निचोड़ा जा सकता है। आप लोगों को हम लोग अपने इस श्रृंखला में अगले दिन अगले टॉपिक पे आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, आपने इस वीडियो के निर्माण के दौरान अंतिम क्षणों में कुछ आवाज़ सुनी होगी। वह दरअसल वर्षा की आवाज़ थी और विगत लगभग काफ़ी वर्षों के बाद, जहाँ तक मुझे स्मरण हो रहा है लगभग एक दशक के बाद, दिल्ली में इतनी झमाझम वर्षा हो रही है और वर्षा इतनी की तीव्रता इतनी है कि बर्फबारी जो पड़ी है वह हमारे घर और खिड़कियों के अंदर तक कमरे में पहुंच चुकी है। हमने सोचा कि इस बात को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया जाए। कई लोगों का कहना है कि यह वर्षा जो हो रही है दिल्ली में कश्मीर आ गया है, तो कुछ कह रहे हैं कि शिमला मनाली, चूँकि सामान्य लोग जा नहीं सकते हैं, इसीलिए वर्ष में एक आध बार मौसम ही दिल्ली चली आती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग अगले अंक में अगले वीडियो के साथ आपके सिलेबस के अनुसार फिर से आएंगे, प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।